हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग के इस दूसरे वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले वीडियो लेक्चर का लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर आप पहले वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। और जिन लोगों ने इसको देख लिया है तो आइए इस वीडियो से हम लोग आगे का टॉपिक को कवर करते हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टेम्परेचर तक की पढ़ाई करी थी, टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको वहीं पर एंड कर दिया था टॉपिक को। तो आज हम लोग टेम्परेचर से ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा रिवाइज आपको अगर हम करवा दें तो हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में ये देखा था कि जैसे सॉलिड है, मैटर के अलग अलग स्टेट हैं, तो सॉलिड, लिक्विड या गैस है, तीन ही की बात करते हैं मेनली, तो तीन ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, लिक्विड स्टेट हो या फिर गैस स्टेट हो, इन सबों का जब कन्वर्जन होता है, स्टेट कन्वर्जन, तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि ये जो सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड या सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो गया, गैस से डायरेक्ट सॉलिड हो गया, इन सब का जो स्टेट कन्वर्ट होता है तो उसमें एक फैक्टर काम करता है, दैट इज़ टेम्परेचर। मतलब अगर हम लोग सॉलिड को टेम्परेचर दे तो वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को टेम्परेचर दे तो वो गैस बनेगा, गैस का टेम्परेचर रिलीज़ कर दे तो वो फिर लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड का टेम्परेचर रिलीज़ कर दे तो वो सॉलिड हो जाएगा। तो ये आखिर टेम्परेचर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखिए, देयर आर 7 बेसिक क्वांटिटीज़। उन बेसिक क्वांटिटीज़ में एक टेम्परेचर भी आता है। बेसिक क्वांटिटी बोले या यूनिट क्वांटिटी बोले, उस यूनिट क्वांटिटी में एक टेम्परेचर भी आता है। अब ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़ कौन कौन से हैं? तो जैसे लेंथ, जिसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, जैसे टाइम, जिसका ऐसा यूनिट जो है आपको सेकंड होता है, जैसे मास, जिसका ऐसा यूनिट आपको किलोग्राम होता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, जिसका ऐसा यूनिट आपको एम्पियर होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका ऐसा यूनिट आपको कैंडेला होता है, उसी में एक टेम्परेचर भी है जिसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है। इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट मोल होता है। दो और एडिशनल क्वांटिटी है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टेडियन टर्म का यूज करते हैं हम लोग। तो उसी टेम्परेचर का जो एक बेसिक क्वांटिटी है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, ये टेम्परेचर होता क्या है। तो टेम्परेचर के बारे में ऐसे समझिए कि टेम्परेचर जो है एक डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी है। मतलब किसी भी बॉडी के हॉटनेस या कोल्डनेस का, बॉडी का कितना ठंडक है, कितना गर्मी है, इसको जो बताता है डिग्री में, उसको हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का मैंने अभी बताया कि इसका जो एसआई यूनिट होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट जो पूरी दुनिया में मान्य है, दैट इज़ केल्विन। ये यूनिट केल्विन है। लेकिन इसके अलावा हम लोग टेम्परेचर का यूज जो है सेल्सियस में भी सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं। तो इन सब को कन्वर्ट कैसे करें, टेम्परेचर का एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन किस तरह से होगा, तो थोड़ा सा उसको हम लोग सीख लेते हैं। 3 यूनिट समझ लीजिए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। यहाँ पर हम इसी तीनों यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप टेम्परेचर कन्वर्जन करने से पहले एक चीज़ जान लीजिए कि जो टेम्परेचर सेल्सियस है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273.14 केल्विन। 273.14 केल्विन। अब ये जो टेम्परेचर है, इसको अब एग्जैक्ट अगर बोला जाए तो ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है 273.14 है, लेकिन इसको राउंड ऑफ में हम लोग 273 केल्विन भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर सेल्सियस में और बढ़ाएं, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस होगा, तो फिर उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जैसे 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हो जाता है फिर 273 और प्लस 1 यानी कि 274 केल्विन। इसी तरह से सपोज करिए टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 273 प्लस 10 इज इक्वल टू 283 केल्विन। अच्छा, टेम्परेचर हम लोग जानते हैं माइनस में भी होता है। तो जैसे टेम्परेचर अगर है -5 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा? तो 273 प्लस -5 यानी कि 268 केल्विन। तो कहने का मतलब सेल्सियस से केल्विन में देखिए कैसे हम लोग बदल रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूला ये बन सकता है क्या कि कन्वर्जन है डिग्री सी टू केल्विन, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका कि केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सी। ये फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करें तो टेम्परेचर केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है, 273 प्लस डिग्री सी। अब ये सेल्सियस वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, निगेटिव है तो प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस हो जाता है। तो ये एक कन्वर्सन है सेल्सियस से केल्विन में।
अच्छा, जब हम लोग सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम लोग केल्विन से सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो केल्विन से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो भी आसान ही है। जैसे अब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम केल्विन टू डिग्री सी, केल्विन से सेल्सियस कैसे कन्वर्ट होगा, तो इसी टेम्परेचर को, इसी फॉर्मूले को चेंज कर दो, यानी कि डिग्री सी विल बी केल्विन माइनस 273। ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, हम लोगों को केल्विन से सेल्सियस कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, सपोज वी हैव अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डिग्री सेल्सियस विल बी 300 माइनस 273, दैट मीन्स 27 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन से सेल्सियस में इस तरह से टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाता है। अंडरस्टूड। अब एक और कन्वर्जन हम लोग देख लेते हैं, सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फिर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस पढ़ेंगे। ये कैसे कन्वर्ट होता है, तो अगला कन्वर्जन है हमारा फ्रॉम डिग्री सी टू डिग्री एफ। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है डिग्री एफ इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूला को, डिग्री एफ इज इक्वल टू डिग्री सी इंटू 9/5 प्लस 32। ये है फॉर्मूला सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। डिग्री एफ इज इक्वल टू डिग्री सी इंटू 9/5 प्लस 32। कोई टेम्परेचर को कन्वर्ट करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस, you all must have aware about this temperature, this is the boiling point of water। 100 डिग्री सेल्सियस जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अब इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा वो देखिए। तो यही फार्मूला यूज करिए, सेल्सियस की जगह हम लोग लिख देंगे 100 इंटू 9/5 प्लस 32। 5 से 120 टाइम्स में, यहाँ बॉड मास रूल जानेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इस तरह से सीक्वेंस में। तो 20 इंटू 9 180 प्लस 32 यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कुछ इस तरह से टेम्परेचर कन्वर्ट होता है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा आपको। अगला, अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो फ़ारेनहाइट से भी तो सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसको कन्वर्ट यहाँ कर देते हैं फ्रॉम डिग्री एफ टू डिग्री सी, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस कैसे कन्वर्ट होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है डिग्री सी इज इक्वल टू डिग्री एफ माइनस 32 इंटू 5/9। ये फॉर्मूला है, डिग्री सी इज इक्वल टू डिग्री एफ इंटू माइनस 32 इंटू 5/9। अब चेक करना है ये फॉर्मूला सही है कि गलत। तो जैसे 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ, तो अगर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से 100 ही आ जाना चाहिए। अगर इस फॉर्मूले का यूज़ करके 100 आ जाता है तो डेट मीन्स वी आर ऑन अ राइट पाथ, हम लोग सही ट्रैक पर हैं, हम लोग सही बना रहे हैं फार्मूला को। अगर नहीं आएगा तो सोचेंगे फार्मूला गलत है। तो चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं। तो सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 33 है, तो फ़ारेनहाइट को 212 माइनस 32 इंटू 5/9 अगर हम लोग कर दें, पहले मैंने बताया बॉड मास रूल यूज करेंगे तो पहले ब्रैकेट फिर ऑफ डिवीजन। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट है तो पहले माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 5/9, 180 इंटू 5/9। इसको काट लीजिए 20 टाइम्स में, 25 इज़ 100, तो 100 डिग्री सेल्सियस है। दैट मीन्स ये फार्मूला करेक्ट है बिल्कुल। तो आप लोगों ने 4 कन्वर्जन सीख लिया है अभी। कौन कौन सा, तो सेल्सियस टू केल्विन फार्मूला ये रहा, केल्विन से सेल्सियस फार्मूला ये रहा, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट फार्मूला ये रहा, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस तो फार्मूला ये रहा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए फार्मूले को। और अब हम लोग जो है कुछ टेम्परेचर को जो है एग्जाम्पल के लिए कन्वर्ट करके देख लेते हैं। जब कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को और अच्छे से आ जाएगा। तो इसको कुछ टेम्परेचर कन्वर्जन को सीखते हैं। तो टॉपिक चल रहा है हमारा टेम्परेचर और हम लोग सीख रहे हैं टेम्परेचर कन्वर्जन को। तो आइए टेम्परेचर कन्वर्ट करके देखते हैं। सपोज वी हैव अ टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि डिग्री एफ इज इक्वल टू डिग्री सी इंटू 9/5 प्लस 32, ये फार्मूला है।
अब इस फॉर्मूले पर को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सेल्सियस में यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 50 डिग्री इंटू 9/5 प्लस 32, डिवाइड करिए 5 से, तो ये 10 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 10 इंटू 9 90 और प्लस 32 यानी कि 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये सेल्सियस से हम लोगों ने फ़ारेनहाइट बदल दिया। फ़ारेनहाइट से भी सेल्सियस बदल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक टेम्परेचर और हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये टेम्परेचर है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों को, कितना डिग्री सेल्सियस होगा इसके लिए टेम्परेचर। तो अब इसको कन्वर्ट करके हम लोग देखते हैं। देखिए फॉर्मूला होगा डिग्री C इज इक्वल टू डिग्री F -32 इंटू 5/9, यही फार्मूला होगा। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो फ़ारेनहाइट में कितना है, तो -40 -32 इंटू 5/9, दोनों माइनस ही हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा, -72 इंटू 5/9, 9 से 8 टाइम्स में कट जाएगा, तो -8 इंटू 5, तो -40 ही आया, -40 डिग्री सेल्सियस ही आया। अरे वाह, ये देखिए अभी तक जितना भी हम लोगों ने टेम्परेचर कन्वर्ट किया है वो सब टेम्परेचर ऐसा है कि जिसमें सेल्सियस फ़ारेनहाइट में बहुत अंतर होता था। ये एकमात्र ऐसा टेम्परेचर है, इसको ध्यान रखिएगा, एकमात्र ऐसा टेम्परेचर जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यू इक्वल होता है, दैट इज़ -40 डिग्री। -40 डिग्री इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप चाहे तो अपने नोट्स में इसको नोट करके लिख सकते हैं। और यह क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि एट व्हाट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स, एंड द आंसर विल बी -40 डिग्री। एट -40 डिग्री द वैल्यू ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वल्स। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हम लोग टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं। टेम्परेचर के अलावा एक और ऐसा टर्म है जिसका हम लोग बार बार यूज करते हैं, दैट इज़ हीट। हीट का यूज हम लोग बार बार करते हैं। अब ये हीट क्या होता है, क्या हीट और टेम्परेचर एक है, क्या दोनों अलग अलग है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए टेम्परेचर के बारे में भी हम लोगों ने समझा कि टेम्परेचर जो है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी का जो हॉटनेस या कोल्डनेस है उसको जो मेजर करता है उसको हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं, मतलब तापमान होता है। जबकि हीट जो है, हीट को हम लोग उष्मा कहते हैं हिंदी में। हीट क्या होता है, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हीट जो है एनर्जी का एक प्रकार है जो हम लोग को ठंडक या गर्मी का एहसास दिलाता है। एक्चुअली टेम्परेचर और हीट बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, लेकिन हम लोग इसको साथ में पढ़ते हैं, दोनों होता हालांकि अलग अलग है। टेम्परेचर और हीट समझ गए आप। हीट का जो टेम्परेचर का भी आपने ऐसा यूनिट क्या पढ़ा, तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट था केल्विन, जबकि हीट का जो ऐसा यूनिट होता है, चूँकि ये एनर्जी है तो इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। और आप एक चीज़ समझिए, दी ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल, और इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल इज इक्वल टू नहीं, ऐसे कन्वर्ट करिए, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल होता है। कन्वर्ट अगर करें, जैसे टेम्परेचर कैसे अलग अलग यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सब, तो हीट के लिए भी यूनिट जूल तो ऐसा यूनिट है। इसके अलावा एक कैलोरी भी यूनिट होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। इसको अप्रॉक्स में राउंड ऑफ करके हम लोग 4.2 जूल बोल सकते हैं। 4.2 जूल 1 कैलोरी में होता है। इसके अलावा जूल से बड़ा यूनिट अगर देखा जाए तो किलो जूल, यानी 1000 जूल इज इक्वल टू 1 किलो जूल। 1000 जूल इज इक्वल टू 1 किलो जूल। तो ऐसे कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस का यूज किया था उसको थर्मोमीटर बोलते हैं, जबकि हीट मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम लोग कैलोरीमीटर बोलते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों का हम लोग यूज इस तरह से करते हैं। अब हीट के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए कैसे समझते हैं। टेम्परेचर हीट में डिफरेंस ये है, देखिए अगर हम लोग मैटर का कोई स्टेट चेंज करें, जैसे ऐसा हो सकता है कि जैसे सॉलिड है, लिक्विड है और ये गैस है। आपने देखा होगा कि सॉलिड जो है, सपोज वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ वाटर H2O।
अब H2O जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी पाया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस अगर उसका टेम्परेचर हो तो उस टेम्परेचर पर वो सॉलिड फॉर्म में भी पाया जाता है, मतलब बर्फ़ के फॉर्म में भी, और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के फॉर्म में यानी लिक्विड के फॉर्म में भी पाया जाता है। तो टेम्परेचर तो सेम है लेकिन स्टेट कैसे बदल जा रहा है? जब टेम्परेचर सेम है तो क्या कारण है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो बर्फ़ के फॉर्म में भी मिल रहा है, आइस के फॉर्म में, और लिक्विड वाटर के फॉर्म में भी मिल रहा है। तो यहाँ क्या फैक्टर है, क्यों ऐसा हो रहा है? टेम्परेचर तो सेम है, तो यहाँ पर यही हीट काम करता है और ये हीट कहलाता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट क्या होता है थोड़ा सा इसको समझिए। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए एक आइस क्यूब है हमारे पास और इसका टेम्परेचर जो है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। थोड़ा सा एक कंटेनर है, इसमें वाटर भी है और इस वाटर का भी टेम्परेचर जो है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो। दोनों का टेम्परेचर सेम है लेकिन स्टेट दोनों का अलग अलग है। तो ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास फैक्टर है लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट क्या होता है उसका डेफिनेशन समझिए, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेटेंट हीट वो हिडन हीट है जो रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो। कब? तो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जब मैटर का स्टेट चेंज होता है, विदाउट अफेक्टिंग इट्स टेम्परेचर, that is called latent heat. The hidden amount of heat which release or absorb during the change of state of matter without affecting its temperature is called latent heat. जैसे सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, टेम्परेचर अगर सेम है तो इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड कैसे बनेगा? तो हीट को एब्जॉर्ब करके, सॉलिड हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो लिक्विड बन जाएगा। अच्छा, और भी समझिए, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी मिलता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वाटर वेपर भी बनने लगता है। इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर सेम है लेकिन फिर से स्टेट चेंज, ये गैस स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है। ऐसा क्यों? वही हीट के कारण। तो इसको क्या बोलेंगे कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस लिक्विड जब गैस बन रहा है तो वो एडिशनल हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पर जो है सॉलिड जो है अपना हीट को सॉलिड से लिक्विड बन रहा था तो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब किया। इस तरह से लिक्विड से जब गैस बना तो एडिशनल हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ लेकिन स्टेट चेंज हो रहा है, तो ये भी कहलाता है आपका लेटेंट हीट ही। लेकिन दोनों तरह के लेटेंट हीट का नाम जो है अलग अलग होगा। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना विदाउट अफेक्टिंग इस टेम्परेचर बाय एब्जॉर्बिंग हीट, इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरह से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना विदाउट अफेक्टिंग इट्स टेम्परेचर बाय एब्जॉर्बिंग हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जो है 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये 2 तरह का हीट होता है। डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलेंगे? तो द हिडन अमाउंट ऑफ हीट विच रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर विदाउट अफेक्टिंग इस टेम्परेचर, ये तो लेटेंट हीट है। और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन काम करेगा सॉलिड से लिक्विड के लिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? तो लिक्विड से गैस के लिए, ठीक है। हीट रिलीज और एब्जॉर्ब इसलिए बोल रहे हैं कि जब सॉलिड हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो लिक्विड बनेगा और लिक्विड हीट को रिलीज कर देगा तो वो सॉलिड बन जाएगा। इस तरह से लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो गैस बनेगा और गैस हीट को रिलीज कर देगा तो वो लिक्विड बन जाएगा। तो इस तरह से लेटेंट हीट के ये 2 टाइप हैं। अंडरस्टूड? तो मेरे ख्याल से आप लेटेंट हीट मतलब हीट में और टेम्परेचर में डिफरेंस भी समझ गए होंगे, हीट का टाइप भी समझ गए होंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। तो यहाँ तक हीट और टेम्परेचर में बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ और टर्म्स के बारे में। जैसे इसी तीनों के बारे में अगर देखें हम लोग तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर प्लाज्मा, ऐसे करके कन्वर्ट होता है। गैस से भी लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से भी सॉलिड बन सकता है। तो सॉलिड से लिक्विड बनना, अब सॉलिड से लिक्विड कब बनेगा? जैसे मान लीजिए बर्फ़ ही है तो वो लिक्विड कब बनेगा, कितने टेम्परेचर पर बनेगा? तो
आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी तो 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघल भी सकता है और पानी जम भी सकता है। तो अगर हम लोग बात करें कि कितने टेम्परेचर पर एक लिक्विड जमना स्टार्ट होता है, एक सॉलिड पिघलना स्टार्ट होता है, एक लिक्विड उबलना स्टार्ट होता है, तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है ना पॉइंट कहलाता है। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। सॉलिड होना स्टार्ट होता है, ना कि पूरी तरह से हो जाता है, ठीक है। इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे, तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अंडरस्टूड। तीसरी बात है फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलेंगे, तो द मिनिमम टेम्परेचर विच अ सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये पॉइंट सारे जो है इसको याद रखिएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड, इसमें टेम्परेचर फैक्टर काम करता है। तो ये आपका हो गया हीट और टेम्परेचर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ टॉपिक पर, आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। अब थोड़ा सा टॉपिक ये समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, BBI समझ लो इसको। इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है, तो आइए इसके डिफरेंस को हम लोग समझते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं इवेपोरेशन एंड ऑन द अदर हैंड हियर इट इज बॉइलिंग। नाउ लेट्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में अंतर क्या है, तो सबसे पहला अंतर तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल समझाते हैं फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना यही इवेपोरेशन है, ठीक है। लेकिन इसके लिए ये किसी भी बिलो बॉइलिंग पॉइंट पर जब ये फिनोमेना अकर होता है तो इसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। और अगर बॉइलिंग पॉइंट एंड अबव इस टेम्परेचर पर अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग बॉइलिंग कहेंगे। तो इवेपोरेशन का मतलब होगा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जबकि बॉइलिंग किसको बोलेंगे कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस ऑन और अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग। मतलब बॉइलिंग पॉइंट के अबव या बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड बॉइलिंग, जबकि इसके बिलो कन्वर्ट होना लिक्विड का गैस में, इसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इवेपोरेशन एक कंटिन्यूअस फिनोमेना हमेशा होता है, कोई भी टेम्परेचर रहे इवेपोरेशन हमेशा होते रहेगा। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जबकि बॉइलिंग तभी होगा जब एक लिक्विड को उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा। जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया जाए तब तक लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट नहीं होगा। तो बॉइलिंग अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर। दो डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस ये है कि इवेपोरेशन जो है इससे कूलिंग होता है। इवेपोरेशन काउज कूलिंग। जैसे एग्जांपल में अगर आप अपने रूम में पूरा गीला कपड़ा रख दें, फर्श को धो दें और उसके बाद देखें तो उस रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस रूम में जो गीला कपड़ा वो सूख रहा है, नहीं इवेपोरेशन हो रहा है। फर्श सूख रहा है तो इवेपोरेशन हो रहा है और इवेपोरेशन एडिशनल हीट को रिलीज़ करवा देता है, यानी कि रूम धीरे धीरे क्या होगा तो ठंडा हो जाएगा। तो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जबकि बॉइलिंग के साथ क्या होता है, किसी रूम में अगर पानी आप बॉयल कर रहे हैं तो उससे हीट जनरेट होगा और बॉइलिंग कॉज हीटिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग होता है जबकि बॉइलिंग से हीटिंग होता है। चौथी बात, तीन डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस ये है कि इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना। ये केवल सतह पर ही होता है। जैसे अगर आपको इवेपोरेशन करना है, इवेपोरेशन प्रोसेस को डन करना है, तो सपोज ये कंटेनर है और इसमें एक लिक्विड रखा हुआ है, तो इवेपोरेशन केवल इसके सरफेस पर ही होता है। ये सरफेस पर ही इवेपोरेशन होता है। जबकि अगर बॉइलिंग की बात करें तो एक कंटेनर है और इसमें एक लिक्विड रखा हुआ है और जब इसको इसका बॉइलिंग पॉइंट मिल गया टेम्परेचर, तो ये बल्क में, मतलब नीचे का पानी पहले बॉयल होना स्टार्ट होगा, ये ऊपर जाएगा ऐसे करके। तो बॉइलिंग जो है दैट इज़ अ बल्क फिनोमेना, जबकि इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना। तो दीज आर द फोर डिफरेंसेस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। क्या क्या एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस ऑन और अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग। दूसरा अंतर, इवेपोरेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर, बॉइलिंग अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट ओनली।
तीसरा डिफरेंस जो है, ऐसे भी बोल सकते हैं इवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बॉइलिंग इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तीसरा डिफरेंस जो है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग और बॉइलिंग कॉज हीटिंग। चौथा डिफरेंस, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। तो ये दीज आर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ये इवेपोरेशन और बॉइलिंग में अंतर है। इसके अलावा कुछ फैक्टर हैं जो कि इवेपोरेशन के होने के रेट को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे इवेपोरेशन तेज़ी से होगा कि स्लो होगा, इसको कुछ कुछ फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर्स के बारे में जानते हैं कि विच आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड हाउ, किस तरह से इफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं? तो उसमें से पहला फैक्टर जैसे टेम्परेचर। अब आप सोचो टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन को किस तरह से इफेक्ट करेगा। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होगा। जैसे एग्जांपल में, गर्मी के दिनों में कपड़ा जल्दी सूखता है, गीला कपड़ा, सर्दियों के दिन में ये गीला कपड़ा धीरे धीरे सूखता है। तो यानी हम लोग टेम्परेचर का अगर रिलेशन बोले रेट ऑफ इवेपोरेशन के साथ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवेपोरेशन के, बोल सकते हैं हम लोग। दूसरा फैक्टर, टेम्परेचर के बाद प्रेशर। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, प्रेशर किस तरह से इफेक्ट करता है, एयर प्रेशर किस तरह से इफेक्ट करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को। तो प्रेशर यानी क्या, एक तरह का फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया को प्रेशर बोलते हैं। तो यानी अगर लिक्विड जो है गैस बन रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, तो लिक्विड का मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जा रहा है और प्रेशर उसको दूर जाने नहीं देगा, मॉलिक्यूल को नज़दीक रखेगा। दैट मीन्स अगर एयर प्रेशर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, तो कम होगा, और अगर प्रेशर कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। तो हम लोग रिलेशन बोल सकते हैं कि प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन के। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तीसरा फैक्टर जो है दैट इज विंड स्पीड। विंड स्पीड, हवा का स्पीड। हवा जितना तेज़ी से चले रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना फास्ट होगा, हवा जितना धीरे चले रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना स्लो होगा। तो विंड स्पीड के बारे में हम लोग बोल सकते हैं दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। चौथा फैक्टर लोग मॉइस्चर। मॉइस्चर का क्या रिलेशन है रेट ऑफ इवेपोरेशन से? तो एयर का, वाटर का, लिक्विड का गैस बनना इवेपोरेशन कहलाता है, और मॉइस्चर मतलब अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मॉइस्चर। या मॉइस्चर बोले, या दूसरा टर्म से ज़्यादा सुटेबल वर्ड ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी मीन्स होता भी है द अमाउंट ऑफ एयर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी क्या, तो जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना स्लो हो जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में, तो इवेपोरेशन का दर धीरे धीरे कम हो जाएगा, वाटर जो है वाटर वेपर बनना कम हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। 4 फैक्टर हो गए। 5वां फैक्टर अगर हम लोग बोलना चाहें, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी क्या होता है, तो गाढ़ापन इसको हम लोग बोलते हैं। जो लिक्विड जितना ज़्यादा गाढ़ा हो उतना ज़्यादा बोलते हैं उसको विस्कस है, और जब लिक्विड ज़्यादा गाढ़ा हो तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप थिनर देखें,
थिनर जो होता है, एसीटोन जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा पेट्रोल है वो ज़्यादा तेज़ी से इवेपोरेट होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। अच्छा, वाटर जो है ज़्यादा कम तेज़ी से इवेपोरेट होगा एज़ कम्पेयर टू हनी। तो जो जितना गाढ़ा है, जितना ज़्यादा विस्कस है, उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना कम है। तो विस्कोसिटी जो है हम लोग बोल सकते हैं दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो ये कुछ फैक्टर है जिस पर रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करते हैं। अंडरस्टूड? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।